दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में जहाँ सियासी बहरान है, मौशी बहरान है, बैड गवर्नेंस के भी हालात हैं और आपके आइनी बहरान। अगर आइनी बहरान पैदा किसने किया है? क्या सियासतदान पैदा कर रहे हैं? यकीनन इसमें एक पार्ट सियासतदान का है, लेकिन उस सियासी बहरान को तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इस बात को यहाँ पर कहें कि इसको तहफ़्फ़ुज़ चंद जजेस दे रहे हैं तो कोई इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले हों, चाहे किसी के हवाले से हों, तो फिर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। लेकिन जब खुद लीगल एक्सपर्ट्स, जब खुद जजेस, जब खुद कॉन्स्टिट्यूशनल वकील, जब खुद तालिब इल्म जो वो इस शोबे के हैं वो ये आवाज़ उठाएं कि यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले हो रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, तो फिर क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का और जस्टिस मंदोखेल का जो बेंच तब्दील किया गया, जहाँ कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट कहकर पुकारना तो आइन सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन रूल्स चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है। लेकिन उसी रूल्स में जिसके तहत चीफ जस्टिस को मोटो नोटिस लेते हैं, चीफ जस्टिस का रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सुपीरियर हो जाता है, बल्कि टोटल उन्हीं के पास रोल चला जाता है। जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, जो इंडिया का नहीं है, इंडिया में ऐसे नहीं होता, किसी और ममालिक में इस तरह नहीं होता। जिस तरह बादशाहत पाकिस्तान में है सियासी तौर पर है, जिस तरह बादशाहत दूसरे इदारों में, इसी तरह जुडिशरी में भी वो सियासत नज़र आ रही है। तो आप लेकिन उसके बावजूद कि बादशाहत है, लेकिन रूल्स में ये चीज़ जो हमने पढ़ा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का और मंदोखेल का बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता, बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को और जस्टिस तारिक मसूद को, जस्टिस अमीन को, जो सीनियर मोस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान के अहम इंतज़ामी, सियासी, कानूनी, आइनी और अवामी फंडामेंटल राइट्स के मुकदमात से उनको बाहर रखा जाता है। और इसीलिए ये तक़सीम नज़र आती है, और ये तक़सीम इंडिया में भी नज़र आई, लेकिन वहाँ के जजेस ने करेज पैदा किया और उन्होंने चीफ जस्टिस को पहले जाकर मुलाकात की, उन्हें बताया, फिर वो नहीं माने तो फिर लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बावजूद भी उन्होंने वो अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी। तो फिर इन 4 सीनियर जजेस ने बाहर आकर अवाम को ये बताया कि जस्टिस के ख़िलाफ़, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़, नेशन के ख़िलाफ़, आइन और क़ानून के ख़िलाफ़ जो हैं वो ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके लिए वो कौम के पास आए। तो पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं, बिल्कुल हैं। कौन कहता है ऐसे हालात नहीं है? जब बेंच टूट रहा हो, जब सीनियर मोस्ट जज को, जो आने वाला चीफ जस्टिस है, उसको बेंच में शामिल ना किया जा रहा हो और जूनियर को अपॉइंट किया जा रहा हो, और इसके साथ साथ मनपसंद बेंच बनाकर अहम तरीन फ़ैसले लिए जा रहे हैं, और वो अहम तरीन फ़ैसले भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले कहलाए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आपके जजेस में जो आपके इस वक्त लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तकरीबन तकसीम हो चुका है। इसीलिए जूनियर जजेस को आदमी लेता है ताकि जूनियर जजेस चुपचाप से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात सुने। लेकिन यहाँ गलती हुकूमत की है, जिसने पहली दफ़ा तो रजिस्ट किया, और 5 जूनियर जजेस को, 5 जूनियर जजेस जब अपॉइंट होने की बारी आई तो वहाँ पर रजिस्ट किया गया, लेकिन और वो चीफ जस्टिस वहाँ नाकाम हुए जूनियर जजेस को अपॉइंट करने में। लेकिन बाद में फिर ये काम किया गया और 2 जूनियर जजेस को इंडक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया। उस वक्त हुकूमत ने, इसी हुकूमत ने वो दोनों वोट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हिस्से में डाल दिया। हालांकि उसके अगेंस्ट में 4 वोट पड़े हुए थे, वही वोट जो पहले भी अगेंस्ट में पड़े थे। लेकिन हुकूमत ने अपनी मसलहत देखी और आइन और क़ानून को बाईपास करके ये बेंच ये सुप्रीम कोर्ट में डाला। तो आज हुकूमत को आंख भी वही बेंच दिखा रहा है।
हुकूमत के चंद लोगों का ये कहना है हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो भुगतो। अच्छा, अब आइन में सब चीज़ डिफाइन है, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं, जो फैसला देखने में आ रहा है, उनमें इख्तियार जो दिया गया है उससे ज़्यादा तजावुज़ किया जा रहा है और फैसले दिए जा रहे हैं। मसलन यही केस है जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जिसकी धूम मची हुई है और जिसके बारे में इबहाम भी है कि दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र, जो कि उनका मसला है नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार आइन ने 97 के तहत हुकूमत को दिया है, लेकिन हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि वो अपने इख्तियारात का दिफा तक नहीं कर सकती। आखिर में उसी दो जजेस ने इस केस की बुनियाद पर चीफ जस्टिस से इलेक्शन, जो दो सूबों में इलेक्शन होना, उनका सो मोटो नोटिस लेने का रिक्वेस्ट की, जबकि इससे कोई रिलेशन नहीं था। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने नोटिस भी ले लिया। हालांकि बरखान में पाकिस्तान की फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ की औरतों के साथ जो जुल्म हुआ और पूरी दुनिया चीख रही थी, सिविल सोसाइटी हो, वकला हो, मीडिया हो, सियासतदान हो, हर आदमी चीख रहा था कि खुदा के लिए, और वो लोग, बच्चे भी हाथ उठा के, फैमिली भी हाथ उठा के ये कह रही थी कि चीफ जस्टिस साहब इस पे सो मोटो नोटिस लें। और ये सो मोटो नोटिस बनता था, इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स का केस था। लेकिन एक ऐसे केस में सो मोटो नोटिस लिया गया जो दो जजेस ने, जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन था, जिनके में से एक करप्शन का केस पे ऑब्जेक्शन है, जिस पे एक जुडिशल काउंसिल में केस जा रहा है, उनके कहने पे लिया गया, जो अक्सर पाकिस्तान की अहम तरीन इंतहाई सियासी, इंतज़ामी, कानूनी मामलात के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट देखती है, और ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से ये केस देखे जाते हैं। तो ये बेंच बनता है। उन्होंने रिक्वेस्ट की और वहाँ सो मोटो नोटिस लिया गया, यहाँ अवामी रिक्वेस्ट पे, सिविल सोसाइटी, वकला के रिक्वेस्ट पे नहीं लिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, ये तफरीक भी साफ नज़र आ रही है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, सब समझते हैं। बहरहाल अब जो मसला है वो ये है कि कुछ लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि 3-2 से जो 5 रुकनी बेंच, 5 बेंच के अफराद रह गए थे टूटने के बाद, वहाँ पर चीफ जस्टिस ने उसको ही कंटिन्यू कर दिया। बहरहाल कंटिन्यू कर दिया उन्होंने। उसके बाद उसी कंटिन्यूशन से उन्होंने फैसला दिया, जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जज, जो सीनियर जज हैं, जनाब जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस मंदोखेल, उन्होंने मुस्तरद कर दिया इस रिक्वेस्ट को, इस पिटीशन को, इस दरख्वास्त को। और इससे पहले जो है वो 2 जजेस जो इसका हिस्सा थे, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिख कर जो है वो मुस्तरद किया था, और सिर्फ 2 जज जिनके ऊपर चार्जेस थे, उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग किया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो जो 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा था, और ये लिखा था कि इसके बाप सवाबदीद है कि चीफ जस्टिस साहब इनको हमें रखें या ना रखें, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जाइए, हम नहीं रखते आपको। तो बहरहाल इख्तलाफी नोट उनके मौजूद थे, फैसला वो दे चुके थे उसी केस के ऊपर जिसका फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया है, और फुट नोट में ये बात लिख दी गई कि उसको, वो जो नोट था, जो फैसला था, उसको इस केस का हिस्सा बनाया गया है। तो जब इस केस का हिस्सा बनाया तो तभी हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि वो 2 और ये 2 मिला के 4-3 से फैसला आया है, चुनांचे ये फैसला ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है एक लिहाज से। अब ये दरख्वास्त अगर रिजेक्ट हो गई है एक लिहाज से, तो फिर तो यकीनन इसके ऊपर फर्दर कोई काम की ज़रूरत नहीं है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई, जिस तरह PTI वाले मिठाई बांट रहे हैं, हालांकि अगर वो नंबर 14 पढ़ लें, जो नंबर 14 है फैसले का, और फुटनोट पढ़ लें, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ किया है। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है, वो समझ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पनामा केस में इनिशियली जब फैसला आया, जस्टिस काजी
खोसा ने और उनके 5 ब्रदर जजेस ने फैसला दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया, उस वक्त PMLN शादियाने बजा रही थी कि जी बड़ा अच्छा फैसला आ गया है और मिठाइयाँ तकसीम की गई। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन ने कहा था कि वक्त आएगा तो पता चलेगा कि ये मिठाइयाँ हज़म नहीं होंगी क्योंकि फ़ैसला अगेंस्ट में गया है। इसी तरीके से मुझ समेत एक तालिब इल्म के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो फ़ैसला इसके बावजूद के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बावजूद के बेंच टूटने के बाद, इसके बावजूद कि 4-3 से भी है, तब भी ये फैसला अगर देखा जाए तो PTI के फेवर में नहीं है। उसकी वजह उन्होंने नंबर 14 में दिया है कि यहाँ पर फैसले में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया, उन्होंने कहा प्रोपोज करें आप डेट, प्रोपोज करें आप डेट, और प्रोपोज करने के, और प्रोपोज भी इस तरह करें कि 90 डेज के साथ साथ आप अगर आप समझते हैं तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो। ये लुब्बे लुबाब है इसका, तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन का इख्तियार दे दिया गया है। जो कल तक ये बात कही जाती थी कि आइन में 90 दिन से ज़्यादा आप 90 दिन के इलेक्शन का मेंशन है तो 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस फैसले को अगर देखा जाए तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से ऊपर जाने का इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन लिमिटेड नहीं किया गया है कि 1 हफ्ता, 1 महीना या 6 महीना। वो डिस्क्रिशन इलेक्शन कमीशन का है कि वो अपने इख्तियारात के लिहाज, अपने जो उसका प्रोसीजर है, जो उसको ये इलेक्शन कराना है, उसके लिहाज से वो ये देख ले कि कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, साल, 2 साल, 4 साल से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे एक लफ्ज़ आ गया है कि कम से कम मुद्दत पे। अब कम से कम मुद्दत 1 दिन भी हो सकती है और 8 महीना भी हो सकता है, 9 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है PTI वालों को, ना इमरान खान को, ना उनके लीगल एक्सपर्ट्स को। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जब आप प्रपोज कर लें तो फिर इस डेट को सदर से डिस्कस करके सदर से अनाउंस करा लें। तो सदर का काम यहाँ पे वही सेरिमोनियल है रखा है उन्होंने, और उन्होंने इस ऑर्डर में सारा फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है। PTI वाले समझ रहे हैं कि जी सदर के पास आ गया, सदर जब चाहें, जितने दिन में चाहें इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। चुनांचे इस ऑर्डर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये है कि इलेक्शन कमीशन प्रपोज करेगा, फाइनल करेगा, और वो फिर डेट सदर के पास जाके उनसे मुशावरत करके वो डेट अनाउंस कर देगा। ये है, तो ये तो बहुत खिलाफ गया है इमरान खान के फैसला, लेकिन यकीनन जब उनके कोई कहीं से अच्छे या हम जैसे लोगों की ये वीडियो चली जाएगी और इमरान खान सुनेंगे और किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट से मशवरा लेंगे, तो उनको ये भी नज़र आ जाएगा कि फुट नोट में 4-3 से ये फैसला रिजेक्ट हुआ है, और अगर उसको ना माने और फैसले को माने तो यहाँ पे भी फैसला उनके फेवर में नहीं है। ये जो वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये मिठाइयाँ उनको उगलनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत का काम है। हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि 4-3 से वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उन्होंने ये बताएगी कि फुट नोट की बुनियाद पर ये फैसला रिजेक्ट होना चाहिए, और जाहिर है वो तकाजा भी करेगी कि इसमें तमाम के तमाम वो 7 जजेस मौजूद हों जो ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है कि आया वो इस दरख्वास्त को उठाती है, फेंक देती है, रद्दी में टोकरी है, या स्टे दे देती है, या नीचे डाल देती है, या फिर बेंच पर बनाती है और वहाँ दलाइल चलते हैं और वहाँ दलाइल पे देखते हैं क्या दलाइल आता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस फैसले को अगर टेकअप करती है तो उसके बाद उसको इलेक्शन कराने की डेट जो है वो प्रपोज करनी है, उसको तो इख्तियार दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन जो है इस सिलसिले में जाहिर है कि ख़ुद तो नहीं करा सकती, उसको हुकूमत की सबसे ज़्यादा मदद चाहिए। हुकूमत में फ़ौज भी है, रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, सिक्योरिटी वाले भी हैं, फंड्स भी है। तो यहाँ पर हुकूमत जो है वो पावरफुल हो जाती है
कि वो अगर इलेक्शन कमीशन को वो तमाम फैसिलिटीज़ दे दे, क्योंकि कहीं डायरेक्शन हुकूमत को नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब आप इस विद इन द पीरियड या 90 डेज़ या 90 डेज़ से कुछ अरसे में हुकूमत जो है इनको तमाम मरातें और तमाम फैसिलिटीज़ दे। ये हुकूमत अपनी वसाइल देखेगी और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करके वो फैसला करेगी कि कब इलेक्शन के लिए वो पैसा दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, दूसरी चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से ये 2 सूबों में जनरल इलेक्शंस है जो कि और फिर ज़ाहिर हल्का बंदियाँ भी देखने आएंगी, बहुत और सेंसस का भी हो गया है तो वो भी देखने को आएगा। तो चुनांचे ये मैटर जो है एक लिहाज से इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कहाँ चला गया है और वो खुशियाँ मना रहे हैं, बगलें बजा रहे हैं, लेकिन अब रोना धोना शुरू होगा उसी तरह जिस तरह पनामा में था। तो फिर इलेक्शन कमीशन हुकूमत से बात करके सदर के सामने रख देगी कि हम जी आज से 8 महीने बाद, 9 महीने बाद या जो जनरल इलेक्शंस होना है मरकजी अगस्त में, उसमें ये कराना चाहेंगे। तो उसके बाद सदर के पास सिर्फ इतना इख्तियार रह जाता है कि सदर कहे कि जी मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ, बस इसके अलावा सदर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, जो कि फैसला बता रहा है। तो ये है वो इम्पॉर्टेंट बात। और देखें आज हुकूमत भी काबीना में कुछ फैसले करने जा रही है, इस फैसले के ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।